Hello everyone, welcome back to our channel 24/7 CA Zone। आज कैसे हैं आप लोग? आप सब बहुत अच्छे होंगे आई होप। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमने ब्रह्मास्त्र वाली जो सीरीज़ है वो स्टार्ट कर दी है, जिसमें आपके ऑल ओवर प्रिपरेशंस, हम जितने भी आपके यूजी के एग्ज़ाम्स और पीजी के एग्ज़ाम्स ऑल ओवर उसका हम प्रिपरेशंस कराएंगे। और ये सारे ही कॉलेजेस के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। जैसे कि आप देख सकते हैं सारे कॉलेजेस दिए हुए हैं इसमें, उन सभी के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल सेशन है। तो आप वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक ज़रूर देखिएगा। और बाकी आज जो सेशन होने वाला है वो होगा आपका कॉमर्स का, जिसमें और ये सेशन जो है ये आपका बीकॉम, एमकॉम और बीबीए, एमबीए सभी के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, जिसमें मैंने सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर अप किए हैं। तो ये सेशंस जो है सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को आप स्टार्टिंग से एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैपिटल इज़ शोन इन द कंपनीज बैलेंस शीट। तो इसके ऑप्शन दे रखे हैं: ए ऑथराइज कैपिटल, बी इशूड कैपिटल, सी सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, या फिर डी रिजर्व कैपिटल। तो इनमें से कौन सा होगा आंसर? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड कैपिटल विच इज़ शोन इन दी कंपनीज बैलेंस शीट। तो सी सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है इक्विटी शेयर्स कैन नॉट बी इशूड फॉर द पर्पज ऑफ ए कैश रिसिप्ट, बी परचेज ऑफ असेट्स, सी रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, या डी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। तो इसमें जो इक्विटी शेयर्स है दैट कैन नॉट बी इशूड फॉर द पर्पज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड्स। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड जो हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसके लिए नहीं किए जाते हैं। बाकी जो तीनों हैं वो आपके राइट आंसर होंगे। सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, इसके लिए जो है इशूड नहीं होते हैं। तो डी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है a company for the purpose of raising funds may issue A equity shares, B preference shares, C both A and B, या D none of the above. So a company for the purpose of raising funds may issue both preference and equity shares. तो C both A and B आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो both A and B इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉमिनल शेयर कैपिटल इज, क्या है इनमें से? ए दैट पार्ट ऑफ ऑथराइज कैपिटल विच इज़ इशूड बाय द कंपनी, बी द अमाउंट ऑफ कैपिटल विच इज़ एक्चुअली अप्लाइड बाय द प्रोस्पेक्टिव शेयर होल्डर्स, या सी द अमाउंट ऑफ कैपिटल विच इज़ पेड बाय द शेयर होल्डर्स, या डी द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल दैट अ कंपनी इज ऑथराइज टू इशू। तो इसमें से नॉमिनल शेयर कैपिटल क्या होगा? तो राइट आंसर जो होगा इसका होगा द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर्स कैपिटल दैट अ कंपनी इज ऑथराइज टू इशू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी द नॉमिनल शेयर कैपिटल, बेसिकली द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल दैट अ कंपनी इज ऑथराइज टू इशू। तो डी इज़ द राइट आंसर, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सब क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम्स के लिए भी, बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो इससे आपका एक क्विक रिवीजन हो जाएगा। तो सारे क्वेश्चंस को अच्छे से ज़रूर देखिएगा और उनके आंसर्स जो हैं वो भी आप मतलब नोट करके रिमाइंड करके रखिएगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज़ डिवाइडेड इन यूनिट्स विच इज़ कॉल्ड ए डिबेंचर्स, बी शेयर्स, सी स्टॉक, या डी बॉन्ड। तो ये तो बहुत लोगों को उसका आंसर पता होगा।
जो कैपिटल है कंपनी का विच इज़ डिवाइडेड इन यूनिट्स, उसे क्या कहते हैं? बॉन्ड्स। डी। सो बॉन्ड इज़ द राइट आंसर। सो बॉन्ड आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटल ऑफ इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड इज ऑलवेज डैश टू असेट साइड। ए इक्वल, बी मोर देन, सी लेस देन, या डी कैन बी लेस और कैन बी मोर। सो जो टोटल ऑफ इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड होता है वो हमेशा क्या होता है? इक्वल होता है असेट साइड के। तो बी, ए इक्वल इज द राइट आंसर। टोटल ऑफ इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड इज ऑलवेज बी इक्वल टू द असेट साइड। तो इक्वल आपका राइट आंसर हो जाएगा, और ये सभी को, ज़्यादातर लोगों को ये पता होगा कि इक्वल होता है। तो ए इज़ द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट आर ट्रीटेड एज शॉर्ट टर्म बोरोइंग इन द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी। ये सच है? जो बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट होते हैं उन्हें शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स कहते हैं इन द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी। सो ये ट्रू है, ये स्टेटमेंट, ये मतलब ये चीज़ ट्रू है या फिर ये फॉल्स है, या पार्शली ट्रू है, या फिर कांट से। So bank overdraft or cash credit are treated as a short-term borrowing in the balance sheet. So this is true. ये सच है। तो ट्रू आपका राइट आंसर हो जाएगा। कभी कभी आपसे कुछ कुछ चीज़ें ऐसी पूछ ली जाती है, जैसे इसमें पूछ लिया शॉर्ट टर्म बोरिंग, ऐसे लॉन्ग टर्म बोरिंग्स का पूछ लिया जाता है। तो ये चीज़ें बहुत ही डिफ्रेंशिएट करके रखिए कि कौन कौन सी चीज़ें शॉर्ट टर्म में होती हैं, कौन कौन सी लॉन्ग टर्म में होती हैं। तो आपके अंदर क्लैरिटी होगी तो क्वेश्चंस आपसे ईजिली हो जाएंगे, और सारा आपको मतलब पता होगा कि हाँ ये होता है तो ये सही है, मतलब दिस इज़ राइट एंड दिस इज़ रॉन्ग। तो उसमें आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, जो कंपनीज बैलेंस शीट शुड बी प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ डैश ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। तो किसके अंडर होगी? ए शेड्यूल 1 के अंडर, बी शेड्यूल 3 के अंदर, सी शेड्यूल 2 के अंदर, या डी शेड्यूल 4 के अंदर। तो कंपनीज बैलेंस शीट किसके अकॉर्डिंग होगी? तो इसमें शेड्यूल 3 इज़ द राइट आंसर। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो कंपनी बैलेंस प्रिपेयर की जाती है अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट। तो बी शेड्यूल 3 इज़ द राइट आंसर। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन में पूछा है, इंटरेस्ट अक्यूर्ड एंड ड्यू ऑन सिक्योर्ड लोन्स कम अंडर हेड ऑफ। ये किसके अंडर आते हैं? ए करेंट लाइबिलिटीज़, बी नॉन करेंट लाइबिलिटीज़, सी करेंट असेट्स या शेयर होल्डर्स फंड। तो इंटरेस्ट अक्यूर्ड एंड ड्यू ऑन सिक्योर्ड लोन कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग? किसके अंडर आएंगे? तो ये आपकी करेंट लाइबिलिटीज़ के अंडर आते हैं। तो ए करेंट लाइबिलिटी इज़ द राइट आंसर। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग विच आर कंपोनेंट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। सो इनमें से कौन से कंपोनेंट्स है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के? ए बैलेंस विथ बैंक, balances with bank, and B check and draft on hand, C cash in hand, या D all of the above। तो ये तो क्वेश्चन देख कर ही आप बता सकते हो कि सारे ही कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर आएंगे। तो D all of the above आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो D इज़ द राइट आंसर। तो ये सारे ही आपके कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के कंपोनेंट्स हैं। तो D इज़ द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन आपका असर्शन और रीज़न से मैंने लिया है, जिसमें आपका असर्शन दे रखा है,
certain accounting conventions like conventions of consistency, conservation, full disclosure, etc. are followed while preparing the financial statement. ये assertion है, अब इसका रीज़न करेक्ट है, ये आपको बताना है करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है. रीज़न दे रखा है, यूज़ ऑफ अकाउंटिंग कन्वेंशंस मेक्स द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपेरेबल, सिंपल एंड रियलिस्टिक. तो क्या ये चीज़ सही है? मतलब वाइल यूजिंग काउंटिंग कन्वेंशंस तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होता है कंपेरेबल होता है, सिंपल होता है और रियलिस्टिक होता है. तो जो अबव स्टेटमेंट दे रखा है असर्शन का, वो उसका रीज़न सही है. तो इसमें ऑप्शंस है ए, बोथ असर्शन एंड रीज़न आर करेक्ट एंड रीज़न इज़ द ट्रू एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. बी, बोथ assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of assertion. So C दे रखा है assertion A is false but reason R is true. या D, assertion A is true but reason is false. तो बताना है जो assertion दे रखा है, यानी जो accounting of consistency, conversation, full disclosure, ये सारे फॉलोड होते हैं वाइल जब आप प्रिपेयर करते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ये आपका assertion दे रखा है और उसका रीज़न जो दे रखा है वो क्या दोनों एक दूसरे को दर्शा रहे हैं, मतलब उसका रीज़न जस्टिफाई कर रहा है ऊपर वाले स्टेटमेंट को. तो ये एग्जैक्टली करेक्टली जस्टिफाई कर रहा है. तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए. बोथ ए एंड बी आर द करेक्ट. दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं और दोनों ही एक दूसरे के मतलब रीज़न जो है उसका राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. सो बोथ ए एंड बी आर द ट्रू एंड रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा. ऐसे ही आपके पास 7 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, जिसमें मतलब असर्शन और रीज़न वाले क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं जिसमें आपको बताना होगा कि जो असर्शन दे रखा है वो रीज़न का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं. तो क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ना बहुत ज़रूरी है. और एक एक चीज़ मतलब बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आपको घुमा के थोड़ा सा पूछ लेते हैं, तो थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा. अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन डेफिनेटली आपसे सही ही होगा. बाकी आज के सेशन में इतना ही. आई होप आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा. सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. और अपने प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिए और अपने एग्ज़ाम्स की भी प्रिपरेशन करते रहिए. साथ ही साथ दोनों चीज़ की आप, मैंने सारे क्वेश्चन इतने कॉमन लिए हैं ताकि आपकी एग्ज़ाम्स के भी, बोर्ड एग्ज़ाम्स के भी प्रिपरेशन होती रहे उसमें ही. बाकी आपको कोई डाउट होता है तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं. एंड इफ़ अगर कोई आपको सजेशन देना है तो प्लीज़ सजेस्ट भी करिए. और बाकी अपना ध्यान रखिए. टेक केयर. बाय बाय.